कहता है when evidence is not taken by, वो जब से जज खुद बयान नहीं करता तो वो आपका लिखता है आपका, वो एक स्टेटमेंट लिखता है कि जी ये जो मेरी मौजूदगी में लिखा गया, ये मेरी मौजूदगी में नहीं लिखा गया, मेरी मौजूदगी में नहीं लिखा गया। वो अपना एक मेमोरेंडम देता है, ठीक है, मेमोरेंडम देता है जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं। आगे कहता है जी व्हेन एविडेंस टेकन बाई में टेकन इन इंग्लिश, जब इंग्लिश में एविडेंस ली जाती है तो जो विटनेस होता है वो आपका विटनेस होता है उसको उसकी ज़ुबान में पढ़ाई जाती है। जैसे एविडेंस कल मैंने नादरा की एविडेंस करवाई है तो स्टेनो लिख रहा था, ठीक है, स्टेनो लिख रहा था, उसको दूसरे कौंसल जो थे वो डिक्टेट करवा रहे थे, ठीक है, तो वो कंप्यूटर पे लिख रहा था और इंग्लिश में लिख रहा था। जब ऐसा होता है तो लॉ कहता है कि जी जो विटनेस ने जो बयान दिया है उसको उसकी ज़ुबान में पढ़ाया जाएगा। जैसे विटनेस उर्दू में बता रहा था तो उसको उर्दू में पढ़ के सुनाया जाएगा कि जी बताया जाएगा कि जी ये हमने इसको पढ़ के सुनाया, मतलब पढ़ के सुनाया गया। ये अगर हम ऑर्डर शीट देखें तो हर ऑर्डर शीट पर ये देखें, ये लिखा है कि जी सुनाया गया, पढ़ के सुनाया गया। हर ऑर्डर जो है वो पढ़ के सुनाया जाता है, ठीक है, कि जी हमने ये बयान दिया या आपका ये बयान था, तो उसको पढ़ के उसकी ज़ुबान में सुनाया जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड टू अलाउ एंड ऑब्जेक्टेड एंड अलाउड बाई कोर्ट। अब यहाँ पे है जी कोर्ट जो है ना, कोर्ट ने देखना है कि जी ये इनका ऑब्जेक्शन बनता है नहीं बनता। ये ना कोई मेरा ख्याल 2 साल पहले की बात है। ये एक बैठे थे जज वकास हाशमी, 2 साल पहले की बात है। वो यंग थे, मेरे ख्याल 2015 में आए थे, तो उनकी 2-3 साल स्टैंडिंग थी, यंग थे। तो उनके पास ना क्लास हो रही थी, फैमिली क्लास हो रही थी, और 2 सीनियर वकला आपस में आर्गू कर रहे थे, लड़ रहे थे। बल्कि एक कह रहा था कि ये मैंने डॉक्यूमेंट पेश करना है, एग्जिबिट करवाना है, मैं करवा सकता हूँ। दूसरा कह रहा था कि नहीं, ये आप करवा ही नहीं सकते, ये रेलिवेंट नहीं है, ये आप नहीं करवा सकते, ये आपने पहले देना था, इसका आपने वो 13(1) में भी जिक्र नहीं किया, ठीक है, अब तो आप नहीं दे सकते। तो वो कहते हैं कि हम कोर्ट की मर्जी से तो दे सकते हैं। कहते हैं कोर्ट कैसे, कोर्ट ऐसे कर देगी, कोर्ट नहीं कर सकती। तो वहाँ पे वो जज साहब बड़े मतलब जो है ना वो कंफ्यूज थे, मैं भी वो सारा देख रहा था। तो जज साहब ने फिर कहा कि जी इसको कल के लिए एडजर्न करते हैं, फिर कल हम देखेंगे कि जी बनता है आपका या नहीं बनता। ठीक हो गया। तो ये ऐसा होता है कि जी जज ने डिसाइड करना होता है कि क्या ये क्वेश्चन रेलिवेंट है नहीं है, क्या ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता, ये सारा कुछ उसने करना है, ये सारा कुछ उसने करना है। आ गया जी आपका। ये आपका वन मतलब क्वेश्चन जो है ना, मेरा ख्याल है 141 है, CR QS होगा, QS का सेक्शन है जी। अब क्वेश्चन जो है ना वो कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ये कोर्ट ने डिसाइड करना है। ये आपका 143 है, ठीक है। कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये आपका क्वेश्चन लॉफुल है या नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन लॉफुल है या नहीं है। 143 आपका QS होगा। आगे है जी आपका रिमार्क्स डेमिनर्स, रिमार्क्स एंड डेमिनर। इसकी अगर आप पढ़ें तो उसका इसमें भी है सेक्शन, मेरा ख्याल 300 CRPC का सेक्शन है 367, 63, 61 इस तरह है। अब
सारे जेल में नहीं होते, ठीक है। इस तरह एक CRPC में है सेक्शन, ठीक है, वो बताता है कि जी कोर्ट, अच्छा वो एक दफा हमें पढ़ा रहे थे एडिशनल सेशन जज साहब, ये यासीन मौल साहब, तो वो कह रहे थे कि जी ट्रायल कोर्ट इज अ बेस्ट कोर्ट, ठीक है, ट्रायल कोर्ट इज अ बेस्ट कोर्ट, ठीक है। ट्रायल कोर्ट जो है हर चीज ऑब्जर्व करती है, ट्रायल कोर्ट आपकी हर चीज ऑब्जर्व करती है कि क्या आपका वो एक विटनेस आ रहा है तो वो क्या कह रहा है, क्या उसका होना चाहिए, क्या हिसाब किताब है उसका, वो मतलब वे ऑफ एविडेंस देने का, एविडेंस का क्या है, डेमिनर होता है उसके, चाल चलाना, उसका लहजा, उसका सारा कुछ कोर्ट ने चेक करना है, ठीक है। उसका कोर्ट ने सारा कुछ चेक करना है कि जी उसका चाल चलन क्या है, कैसा है, कोर्ट में एविडेंस आया तो वो उसका कैसे था, वो सारा कुछ कोर्ट ने देखना है। इसका मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल दूं तो केस चला था 302 का था, ठीक है, तो उसमें कंप्लेनेंट आया, कंप्लेनेंट के भाई की डेथ हुई थी, मतलब मर्डर किया गया था। अब वो आया तो कोर्ट में एविडेंस के दौरान वो इतनी ज़ारो कतार होने लगा कि सर जज साहब मेरे साथ नाइंसाफ हुई है, 6 साल हो गए, मैं जलील हो गया हूँ, मैं इधर आ रहा हूँ, मैं कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, कभी इतनी रो रहा था, इतनी रो रहा था कि क्या बताएं मैं आपको, ठीक है। तो कोर्ट ने ये चीज़ें नोट करनी है, कोर्ट ने ये चीजें नोट करनी है। अच्छा एक अक्यूज्ड आया एविडेंस देने के लिए, तो अक्यूज्ड की गिरबान खुले हुए, बटन सही नहीं थे, वो ऐसे चल के आ रहा था जैसे सुल्तान रही आता है, ठीक है, और मतलब बड़ा उसको कोई खौफ नहीं है, कोई उसके ऊपर डर नहीं है कि वो मतलब उसका ट्रायल हो रहा है क्या है, तो ये कोर्ट ने सारा कुछ देखना है, कोर्ट ने हर चीज ऑब्जर्व करनी है। कहता है कोर्ट में रिकॉर्ड दी रिमार्क्स एज थिंग्स नेसेसरी रिस्पेक्टिंग डेमिनर ऑफ ए विटनेस व्हाइल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के दौरान उसके वो डेमिनर देखेगा, उसके चाल चलन देखेगा वो, ठीक हो गया। आगे जी आपका ये कंफर्म कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ 368 नहीं है, उसी लिस्ट में है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये CRPC में भी एक वर्ड है, सॉरी 363 ही था, ठीक है, 363 है रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डेमिनर, ठीक है, ये 363 ही है कोड CRPC। आ गया जी आपका मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इन अपीलेबल केसेस, अनअपीलेबल केसेस, कोर्ट उसमें भी आपकी जो है वो लिखेगी इन केसेस इन विच अपील not allowed, it shall not necessary to take down the evidence of witness in writing in length, but in the judge may witness shall proceed substance a memorandum shall be signed by, वो उसमें वो कह रहा है कि जी उसको लेंथ में लिखने की जरूरत नहीं है, जो अपीलेबल केसेस नहीं है, जो आपका जिन पे अपील नहीं होती, समरी केसेस हैं जो, उनको उनमें उसको इन लेंथ पे नहीं है, मतलब मेन मेन चीज़ें लिख देनी है, जहाँ पे अपील होती है उसमें उसने ईच एंड एवरीथिंग लिखना होता है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे जी जज अनेबल टू मेक मेमोरेंडम, ठीक है, तो वो रीज़न लिखेगा, अगर मेमोरेंडम नहीं बना सकता तो वो रीज़न लिखेगा। मैं आपको अगर मेमोरेंडम दिखाऊं तो यहाँ पे एक चीज़ फिर सारी चीज़ें संभल करना होती हैं, ये मेमोरेंडम 164 की स्टेटमेंट देखी होगी, 164 की स्टेटमेंट में वो जज बताता है कि जी ये चीज़ें हैं, मतलब वो एक मेमोरेंडम बनाता है कि जी ये जो एविडेंस है मेरी, ये जो एविडेंस है मेरी ओए होए, मेरी मौजूदगी में लिखी गई है, मैंने इसको इसको मैंने लिखा है,
ठीक है, वो एक मेमोरेंडम बताता है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये है जी आपका, ये है, ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये वो उसका मेमोरेंडम है। वो कहता है आई एक्सप्लेन, अब आगे वो कहता है कि जी इट वाज टेकन इन माय प्रेजेंस। ठीक है, ये वो मेमोरेंडम बता रहा है कि जी ये जो है, क्या हो गया, ये वो बता रहा है कि देखें कि वो कहता है कि जी इट वाज टेकन इन माय प्रेजेंस। ठीक है, कि जी ये जो एविडेंस हुई है ये मेरी प्रेजेंस में, एंड रेड ओवर टू हर इन लैंग्वेज शी अंडरस्टैंड, कि तो कि मैंने ये एविडेंस मैंने खुद लिखा है, मेरी मौजूदगी में लिखी गई है। तो वो इसकी बात कर रहा है कि जी वो उसने मेमोरेंडम बनाना है कि जी उसने एविडेंस लिखी है, खुद लिखी है नहीं लिखी। अगर वो नहीं लिख सका तो वो मेमोरेंडम बनाएगा, अगर मेमोरेंडम भी नहीं बता सकता तो उसकी वो रीजन लिखेगा जी क्यों वो मेमोरेंडम भी क्यों नहीं बना सका। आ गया जी आपका पावर टू डील विद एविडेंस टेकन अनदर जज। ठीक है, अब देखें कि जी यहाँ पे जज हैं आपका मिस नाला गिलानी, सिविल जज लाहौर। ठीक है, उन्होंने एक विटनेस को एविडेंस की जो है लिखी आपकी, मतलब मिस नैला गिलानी साहबा सिविल जज हैं, उन्होंने एक विटनेस का स्टेटमेंट लिखी। अब कल को नैला गिलानी साहबा की का ट्रांसफर हो जाता है, पीछे आ जाते हैं आपका शुएब साहब, सिविल जज शुएब साहब आ जाते हैं। तो वो जो सक्सेसर होंगे, पिछली जो मैडम नैला गिलानी साहबा ने एविडेंस लिखी थी उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं, या फिर वो चाहे तो दोबारा किसी उस विटनेस को दोबारा भी बुला सकते हैं। वैसे यही होता है, जो पहले जो स्टेटमेंट लिखी होती है वो वही चलती रहती है, उसको नहीं चेंज करते हैं। जो पहला जज लिख के गया है उसके बाद आगे वाला जज आगे से आके प्रोसीड करता है, आगे टू प्रोसीड विटनेस इमीडिएटली। ये आपका आप देखें सेक्शन, सेक्शन जो है आपका, मेरा ख्याल है आर्टिकल 161 है, ये आर्टिकल है 161 QSO। ये पावर देता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विटनेस से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है कोर्ट, किसी भी टाइम पूछ सकती है, और वो चाहे क्वेश्चन रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है वो सारे पूछ सकती है। आगे जी आपका मेरी कॉल एग्जामिन, एक दफ़ा जो विटनेस का एग्जामिन हो गया उसको दोबारा भी आप बुला सकते हैं। ठीक है, उसको दोबारा भी बुला सकते हैं। ये है आपका ऑर्डर 18। ठीक है, ऑर्डर 18 ये आपका है जी पावर कोर्ट जो है कोई प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट कर सकती है। ठीक है, कोई चीज़ को इंस्पेक्ट कर सकती है। ये इसके साथ है सर, मेरा ख्याल है आप देखें सेक्शन, मेरा ख्याल है 104 है पावर टू इम्पोर्ट चेकिंग पर, तो 105 है आपका 105 CRPC का। ठीक है, तो वो वहाँ पे सिविल मजिस्ट्रेट कोई चीज़ इन प्रेजेंस में अपनी इंस्पेक्ट कर सकता है, यहाँ पे कोर्ट जो है अपनी प्रेजेंस में कोई प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट कर सकती है। ये ऑर्डर 19 था, 18 था। सिंपल है, कोई भी कुछ भी नहीं है, एविडेंस का तरीका पूछा गया, कभी ये पीछे एग्जाम में नहीं आया। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं ये 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पूरी CPC एक साइड पे, ऑर्डर 21 एक साइड पे। ऑर्डर 21 से लाजमी एक क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर 21 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं सकते। इसको आपने रेड विद करना है, पीछे जो पढ़ना है वो रेड विद सेक्शन 36 से 74 CRPC और CPC। ठीक हो गया, इसके साथ मिला कर पढ़ना है।
यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे किया जी आपका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। अम, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये आपका जी जी ये देखें, ये आपका है जी मैं दिखा रहा हूँ उसके लिए आपको। ये क्या है कि जी ऑर्डर 21 को हमने कैसे पढ़ना है। ऑर्डर 21 ही है। पहले जो है आपका ऑर्डर 1 2 वो पेमेंट करवाता है डिग्री की। अब ये जेन में रखें कि जी आपकी जो डिग्री है दावा है डिग्री हो गया है। दावा डिग्री हो गया है। मैडम नायला साहबा ने दावा किया 10 लाख का रिकवरी का मैडम सबा के खिलाफ। और मैडम नायला साहबा का दावा जो है वो 10 लाख का डिग्री हो गया है। ठीक है, मैडम नायला साहबा का दावा डिग्री हो गया है। अब ये डिग्री जो हो गया है, इसको इस डिग्री को कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा। ये 10 लाख कैसे लिया जाएगा अगर मैडम डिग्री के बाद भी मैडम जो है ये सभा पे नहीं करती तो इसको कैसे लिया जाएगा। वो ये बताता है। पहले सबसे पहले वो बताता है कि जी पेमेंट कराई जाएगी। वो खुद भी आके दे सकती हैं कोर्ट में या ना वो दूसरे उसको भेज दें। और वो मतलब खुद आके कोर्ट में पे कर दें या बाहर कहीं पे कर दें तो फिर आगे कोर्ट में बताएंगी। आगे है जी कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। वो कोर्ट कौन सी एग्जीक्यूट करेगी। वो कोर्ट खुद भी कर सकती है, आगे ट्रांसफ़र भी कर सकती है। आगे एप्लीकेशन हम देते हैं, परफॉर्मा देते हैं एप्लीकेशन का। ऑब्जेक्शन आके 23A के तहत वो कर सकता है। बाकी आगे जो है रिस्पोंडेंट वगैरह। आगे है जी प्रोसेस किया जाता है, नोटिस समन वगैरह किए जाते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन दे के वो आपकी एग्जीक्यूशन स्टे भी हो सकती है। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बताया गया कि जी मनी डिक्री हम कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा मनी डिक्री में आप अरेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री कैसे की जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी की डिग्री कैसे की जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिग्री कैसे की जाएगी। ये मोड्स हैं। अरेस्ट एंड डिटेंशन हो गई, उसके बाद प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। उसके बाद प्रॉपर्टी अटैच हो गई तो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि कितने की प्रॉपर्टी
क्लेम कितनी है, 10 लाख का क्लेम है, प्रॉपर्टी आपने अटैच कर लिया 50 लाख की, तो उसके बारे में इंक्वायरी की जाएगी। जिसकी अटैचमेंट हुई है, जिसकी प्रॉपर्टी, सपोज के प्रॉपर्टी अटैच हुई है, मैडम नायला साहबा ने प्रॉपर्टी अटैच करवा ली है मिस सबा की, और वो जो प्रॉपर्टी है वो तो थी ज्वाइंट, इनके भाइयों की भी थी, मैडम सबा के भाइयों की भी थी, तो वो आके क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अटैचमेंट के बाद यह है कि सेल कर दी जाएगी, सेल करके पैसा दे दिया जाएगा डिक्री होल्डर ਨੂੰ। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का तरीक़ेकार बताया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का तरीक़ेकार बताया गया है। उसके बाद जब प्रॉपर्टी सेल हो गई मैडम सबा की जिसने ली, उसमें मैडम सबा रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, तो फिर मैडम सबा को सिविल प्रिजन भी हो सकती है। ठीक है, ये आपका बर्ड आई व्यू है आपका आर्डर 21 का। आर्डर 21 बहुत लेंथी है, 104 सेक्शन है, 104 रूल्स हैं। इनको हमने मतलब इतनी डेप्थ में तो नहीं जाना, हमने बड़ा इसको अच्छी तरह पढ़ना है। ठीक है, आर्डर 21 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी, आगे जी आपका कहता है जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस, जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस ऑन द कंप्लीशन ऑफ एविडेंस। नहीं, जजमेंट डिग्री ये नहीं है, ये आपका आर्डर आर्डर 20, आर्डर ये आर्डर 20 है, ये हमने नहीं पढ़ना। उसके बाद है जी आपका आर्डर ये ये है जी आपका आर्डर 21। ठीक है, ये आपका आर्डर 21 है। अच्छा, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, पेमेंट ऑफ डिक्री, मोड ऑफ पेमेंट अंडर डिक्री। मोड ऑफ पेमेंट अंडर डिक्री देखें, मैडम सभा के खिलाफ डिक्री हुई है, अब वो मैडम सभा जो पेमेंट करेगी वो कोर्ट में भी आगे कर सकती हैं, ठीक है, उस एग्जीक्यूशन में, या कहीं पे बाहर भी मैडम सभा को पे कर सकती है। कहता है ऑल मनी पेबल अंडर द डिक्री शैल बी पेड एज फॉलो। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका वो बता रही है कि जी पहला तरीका है जी इनटू कोर्ट, मैडम सभा एग्जीक्यूशन पिटीशन चल रही है, कोर्ट में आकर जब दे देंगी, या मैडम सभा डायरेक्ट डिक्री ऑर्डर को दे देंगी तो वो थ्रू आपका बैंक देंगी तो उसकी रिकॉर्ड शीट दे देंगी, या मनी ऑर्डर करेंगी तो उसके थ्रू उसको दे देंगी। ठीक है, आगे जी आपका सी है कि कोड विच मेड द डिग्री डायरेक्ट। ठीक है, या फिर कोड भी कोई तरीका बता सकती है कि कैसे आपने पेमेंट करनी है। सिंपली आप डायरेक्ट कोड में भी दे सकती हैं या उसको भी दे सकती हैं। आगे अगर कोड में आ जाता है तो सपोज के मैडम सभा जो है कोर्ट में आके 10 लाख या 5 लाख या जितनी भी जमा करवाती हैं, तो कोर्ट जो है, कोर्ट की ड्यूटी है वो डिक्री होल्डर मतलब मैडम नायला साहबा को बुलाएगी और कहेगी कि जी आप अपने पेमेंट ले लें, शैल बी गिवन टू डिक्री ऑर्डर, नोटिस किया जाएगा उसको, पेमेंट टू डिक्री ऑर्डर, जब डिक्री ऑर्डर आ जाएगा तो उसको पेमेंट कर दी जाएगी। आगे जी आपका
जी जजमेंट लेटर में इन्फॉर्म दी judgment letter may also may inform of such payment and adjustment. जी सर मैडम ऊंचा बोले सर ये तो बहुत सर ये दूसरा आप पढ़ रहे हैं रूल सर, वो तो अभी रहता है पीछे से। मैडम हम इसको सरसरी पढ़ेंगे, ये ऐसा अच्छा अच्छा कोई भी ठीक मुश्किल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हाँ इजी जी ये है। तो आपने ना इसको ज़हन में रखना है इसको। जी सर, मैं वही समझी कि जैसे आप एक एक लाइन पढ़ाते हैं ना, मैं वही समझी थी। वो एक एक लाइन पढ़ाएंगे तो मैडम ये मेरा ख्याल है 2022 में हम सीपीसी कंप्लीट करेंगे। नो 40 नो सर, मैं 51 मेरे रूल्स सर हैं। नो नो सर, मेरे जेहन में असल में कॉन्सेप्ट वही था, मुझे नहीं पता था। अच्छा अच्छा चलिए मैडम सिंपल है ये प्रोसीजर है ये तो इसमें। बहुत सिंपल है, लेकिन मैं वही समझी, मैंने कहा जैसे सर एक एक लाइन पढ़ाते हैं ना, तो सर शायद उसको स्किप कर गए हैं स्क्रॉल की वजह से। तो ये तो वाकई तो बहुत इजी है, मैं तो इसकी बल्कि एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया जिसमें थी। हाँ हाँ बस ये ज़हन में रखें कि ये तरीक़ेकार है। मैडम देखें मैं आपको फिर बताता हूँ कि आप जो रखेंगे ना पूरा प्यूरी जो है ना ये ऑर्डर 21 यहाँ पे घूमेगा। पूरा ऑर्डर 21 कहाँ पे घूमेगा, पहले यहाँ पे घूमेगा। ये देखें, ये मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। ये यहाँ पे घूमेगा पूरा QSO। और ये पहले क्या होगा, जब डिक्री हो गई तो नोटिस किया जाता है किसको, जजमेंट लेटर को। ठीक है, जजमेंट नोटिस टू जजमेंट लेटर। उसके बाद अगर नहीं आता तो वारंट किए जाते हैं। ठीक है, वारंट किए जाते हैं। नोटिस आपका होता है मेरा ख्याल है 37 है। ठीक है, और उसके अलावा नहीं आता तो उसके वारंट आ जाते हैं। ठीक है, वारंट वारंट और अरेस्ट किया जाता है उसको। वारंट आ जाते हैं तो अरेस्ट एंड डिटेंशन होगी। ठीक है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। और उसके बाद उसकी सेल की जाएगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, अटैचमेंट होगी प्रॉपर्टी की। उसके बाद प्रॉपर्टी सेल की जाएगी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ये सारा जो आपका है ना एग्जीक्यूशन पिटिशन, ये यहीं तक घूमेगी, ये यहीं तक घूमेगी। सारा कुछ हम यही पता रहेंगे कि जी कभी हम जजमेंट डाटा को नोटिस करेंगे, वारंट करेंगे अटैच, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, सेल करके डिक्री ऑर्डर की डिक्री को सेटिस्फाई किया जाएगा। ये पूरा हम यही पढ़ेंगे। ठीक हो गया। ठीक है ठीक। आगे कहता है जजमेंट में आल्सो इन्फॉर्म द कोर्ट टू पेमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ कोर्ट द नोटिस डिक्री ऑर्डर शो cause the day why payment or adjustment not be recorded and certified if service of notice decree order fail to show cause why payment or adjustment not be recorded, the court shall record the same accordingly। अब देखें कि अगर कोई एडजस्टमेंट है, ठीक है, वो कहता है कि जी आपका जजमेंट लेटर। ठीक है, जजमेंट लेटर कहता है कि जी मैंने तो खुद उससे पेमेंट लेनी है, मेरे तक उससे कोई हिसाब किताब है, मेरी एडजस्टमेंट है। तो कोर्ट क्या एक कोर्ट नोटिस करेगी डिक्री ऑर्डर को कि जी आप बताएं कि क्या है कोई एडजस्टमेंट या नहीं। अगर जजमेंट लेटर कुछ नहीं बताता तो कोर्ट ये समझेगी कि वाकई कोर्ट को जो डिक्री ऑर्डर जजमेंट लेटर देगा आपका एडजस्टमेंट के लिए कुछ, तो उसको फॉलो किया जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। उसके मुताबिक सपोज के मैडम सभा के खिलाफ 10 लाख की डिग्री थी, वो कहती है कि जी मैंने तो खुद इससे मैडम से इतनी मेरे मामलात हैं, इतनी मेरा इसके पास भी हिसाब बनता है। तो कोर्ट उसको को एडजस्टमेंट वगैरह कर सकती है। मतलब जो आप पहले कोई पे करके आई हुई है तो कोर्ट उसको एडजस्टमेंट कर सकती है।
कोर्ट कहता है कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री, ठीक है। लैंड इज मोर देन सिचुएट वन, अब लैंड इज मोर देन वन जुरिस्डिक्शन, लैंड इज मोर देन वन जुरिस्डिक्शन। अब देखें कि जी प्रॉपर्टी अटैच करानी है, मैडम सभा की एक मरला पड़ा है लाहौर में, एक मरला पड़ा है गुजरांवाला में, एक पड़ा है शेखुपुरा में, और वो जो है तकरीबन 3 मिलके 10 लाख के प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो कोर्ट लाहौर की फिर तीनों प्रॉपर्टीज को, चाहे वो डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन में है, उनको अटैच कर सकती है, अटैच कर सकती है। कहते हैं वेयर मूव प्रॉपर्टी ऑफ फ्रॉम दिस वन स्टेट are situated within the local limits of jurisdiction to the court, any one of such court may attach the and sell the entire state। अब देखें कि जी ठीक है कि अब देखें प्रॉपर्टी है लाहौर में, मतलब कोर्ट की डिग्री चल रही है लाहौर में, एग्जीक्यूशन चल रही है लाहौर में, तो लाहौर की कोर्ट वो तीनों प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकती है, या लाहौर की कोर्ट जो है प्रिसेप्ट बना के वो आगे मतलब शेखुपुरा को भी भेज सकती है, शेखुपुरा की कोर्ट भी तीनों प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकती है, ठीक है। कोई भी कोर्ट जो है वो सारी प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है, वो ये कह रहा है। आगे कहता है जी आपका 5 मोड ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर कैसे किया जाएगा वो पीछे हमने इसके साथ आप रेड विद करें 39, मेरा ख्याल 39 ही है, 39 है सेक्शन 39 एंड 39 टू 42 कर लो, ठीक है। आपका ये सेक्शन है, सेक्शन सेक्शन 9 टू 40 और 39 टू 43, ये आपका ये भी ट्रांसफर से रिलेटेड है, ये भी ट्रांसफर से रिलेटेड है, ठीक है। आगे है जी आपका मोड ऑफ ट्रांसफर कि जी वेयर कोर्ट टू व्हिच डिक्री इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट द कोर्ट व्हिच पास द डिक्री सच कोर्ट शैल सेंड द सेम डायरेक्टली टू फार्मर कोर्ट, ठीक है, फार्मर कोर्ट, but where the court to which decree is sent for execution different jurisdiction, the court pass it to send district court in which district the execution to be executed। अब सिंपली वो कह रहा है, इसके साथ अगर हम देखें ना रेलिवेंट करें तो 24 भी है। अब अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में आपने डिक्री ट्रांसफर करानी है, सेम डिस्ट्रिक्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारा रहीमियर खान है, रहीमियर खान के डिस्ट्रिक्ट में उसकी 4 तहसीलें हैं, खानपुर, रहीमियर खान, लियाकतपुर और सादिकाबाद। अब लियाकतपुर से एक डिग्री ट्रांसफर करवाते हैं हम खानपुर में, तो हम एप्लीकेशन वो किसको देंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट जज को हम मतलब जो है वो में अप्लाई करेंगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब जिस कोर्ट को कहेंगे वो आपकी डिस्ट्रिक्ट जज को भेजेगी, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट जज को, वो आगे भेज देगा दूसरी तहसील में, ठीक हो गया। अगर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मतलब लाहौर से रहीमियर खान भेजना है तो फिर क्या होगा, फिर लाहौर से ये अभी मैंने कुछ दिन पहले भेजी है डिक्री मेंटेनेंस की थी वो रहीमियर खान, तो यहाँ से जिस कोर्ट के पास जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है, असमा फलक राना साहब बैठी हैं सिविल जज, वो फैमिली जज, तो उन्होंने डायरेक्ट भेज दिया डिस्ट्रिक्ट जज रहीमियर खान को, डिस्ट्रिक्ट जज रहीमियर खान ने वो आगे भेजना है, वो जानी थी खानपुर में, तो खानपुर भेजेगी। तो सिंपली अगर सेम विद इन डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट जज को, अगर विदाउट डिस्ट्रिक्ट है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट उनकी